इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा आयोजित ये कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम आर्बिट्रेशन इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन दिया गया है, इस अवसर पर उपस्थित हमारे एनजी खेतान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीए, श्री अरुण चावला जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीए, गीता लूथरा जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीए, और सपना जांग्यानी जी, सभी उपस्थित आर्बिट्रेशन से जुड़े हुए सभी एडवोकेट्स, विशेष मेहमानगण और पत्रकार साथीगण। देखिए, अभी खेतान साहब जब बोल रहे थे तो मुझे बहुत से टॉपिक दे दिए, तब मैं सोचूं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। इतने टॉपिक दिए हैं कि मैं शुरू कहाँ से करूं यही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो करूंगा। खेतान साहब, आपने एडीआर का एक तो नया नामकरण किया है। नामकरण तो हमेशा कोई विद्वान आदमी ही करते हैं, इसलिए पिंकी आनंद जी आप सहमत हैं ना? विद्वान तो हैं ही है खेतान साहब, और आप जज हैं, इसलिए आप अगर कह देंगे तो हम मान लेंगे सब। आप बताइए, मैं विद्वान तो है ही ना? तो ताली बजा दीजिए खेतान साहब के लिए। हम लंबे समय से एडीआर की बात ही करते आ रहे हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। यही कंसेप्ट हमारे यहाँ चल पड़ा, किताबों में भी यही है। इन्होंने सूर्यकांत जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने आगे पी जोड़ा, प्रिफर्ड एडीआर, और ये कह रहे हैं मैं पी के साथ आई जोड़ता हूं, प्रिफर्ड इंस्टीट्यूशनल एडीआर। तो है तो विद्वान ही सब। तो ऐसे विद्वानों के बीच में मुझे बोलना पड़ रहा है, तो कुछ कम ही बोलूंगा, लेकिन कुछ गलती हो जाए तो आप थोड़ा माफ कर देना। देखिए, एआई और वर्चुअल हियरिंग का भी जिक्र किया खेतान साहब ने, और इसका जिक्र करते करते जैन जी तक भी आ गए, और अमेंडमेंट इन आर्बिट्रेशन एक्ट को भी ले आए, जिसको पिंकी आनंद जी रोज ही कहते हैं हमें। अभी हम बात कर रहे थे तब भी ये कह रहे थे, प्रोसेस में है पिंकी जी, ये सब्जेक्ट हमारे प्रोसेस में है, जल्दी इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। और ये इस बात में भी बड़ा दम है कि एडहॉक आर्बिट्रेशन की जगह इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन होना चाहिए, इससे हम सहमत हैं। और जब हम सहमत हैं तो आप मानिए कि गवर्नमेंट इस दिशा में निश्चित रूप से काम करेगी कि एडहॉक आर्बिट्रेशन की जगह इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन होना चाहिए। अब एक विषय कॉमर्शियल कोर्ट के 12A का भी आया और अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर का भी आया। इसके लिए कमेटी बनी हुई है, उसमें हम काम कर रहे हैं। और एक जनविश्वास बिल का भी आप लेके आ गए। ये बहुत शानदार जनविश्वास बिल अभी अभी पास हुआ है। जो सेशन अभी हमारा चल रहा है पार्लियामेंट का, उसको हम बजट सेशन कहते हैं। ये बजट सेशन का एक्सटेंशन ही हुआ है 16, 17, 18 अप्रैल को, और महत्वपूर्ण काम होने वाला आपको पता ही है ना? पता है किसके लिए? पिंकी जी के लिए? सबके लिए है। मातृशक्ति के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में पास हुआ, इसको लागू कैसे करेंगे, इसके लिए बजट सेशन है, एक्सटेंशन किया है। लेकिन इसी बजट सेशन में एक जन विश्वास बिल पास किया। पहले बिल आया, फिर इसके लिए कमेटी बनी, जेपीसी ने सारे प्रोविजन इसमें देखे। आप सही जिक्र कर रहे थे, 784 प्रोविजन में से हम कुछ चीज़ें ठीक कर पाए, और उसके कारण 1000 ऑफेंसेज डीक्रिमिनलाइज हुए। ये छोटी बात नहीं है। एक इसमें बड़ा विषय खेतान साहब जो हमने किया, वो आपके ध्यान में ला रहा हूँ। कई ऐसे प्रोविजन थे जिसमें ट्रेडर को या एंटरप्रेन्योर को या जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उनको फाइन भी लगता था,
और कभी कभी फाइन के साथ पेनल्टी भी लगती थी, और कभी फाइन अलग से भी लगता था। तो हमारे पास सुझाव आया कि साहब फाइन तो है 100 रुपए का, लेकिन उस फाइन भरने के लिए जो प्रक्रिया करनी पड़ती है वो 10,000 की है। अब समझ में आ रही है आपकी बात, क्या नहीं आ रही है? एडवोकेट करना, उस कोर्ट जाना, उस कोर्ट जाना, भैया अचानक तुरंत ही भरा लीजिए। तो उन्होंने कहा फाइन हम तुरंत नहीं भरा सकते, फाइन का प्रोसीजर है, वो तय होगा उसके बाद ही भराएंगे, पेनल्टी तुरंत भरा सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें थी जो ध्यान में भी नहीं थी। व्यक्ति तकलीफ पाता था, परेशान होता था, लेकिन ये भी किसी के ध्यान में आई, खेतान साहब, तो नरेंद्र मोदी के ही ध्यान में आई, और जिससे ये ठीक हुआ काम। 1000 चीजें ठीक की है ऐसी, ये छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन ये अभी एक इंडियन सक्सेशन एक्ट था, इसी पिछले बजट में हमने कम से कम आपको 1633 एक्ट या तो हमने रिपील किए हैं या हमने अमेंड किए हैं। लेकिन एक इंडियन सक्सेशन एक्ट था 1925 का, अंग्रेजों के जमाने का, और वो 3 ऐसे हाईकोर्ट के टेरिटरी के एरिया थे जहां पे लागू था। बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, कलकत्ता हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन और मद्रास हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। और क्या था कि एक वर्ग विशेष को छोड़ दो, बाकी कोई हिंदू, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई मुस्लिम, कोई मुस्लिम नहीं, पारसी, ये कोई अगर विल करेंगे तो उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। कब था ये प्रावधान? 1925 में। लेकिन एक कम्युनिटी के लिए नहीं था। लेकिन ये एक विभेदकारी प्रोविजन था, एक्टिव विभेदकारी था, इक्वलिटी का भाव ही नहीं था इसमें। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 14 इक्वलिटी, वो हमारा पिलर है, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और साथ में जस्टिस। और जस्टिस भी 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लेकिन वो पड़ा था, ये भी खेतान साहब चेंज हुआ तो इसी नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में चेंज हुआ, कब प्रोबेट कराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ही संबंधित विषय है। आपने न्यू लेबर कोड की भी बात की, आईबीसी को हमने चेंज किया, उसकी भी बात की, लेकिन आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हमने चेंज किया, उसको भूल गए। वो इतना बड़ा चेंज है, उसका जिक्र आपको करना चाहिए। सीमा नहीं, सीमा आपने सीमा तोड़ी नहीं, लेकिन चीजें छोड़ी भी नहीं। लेकिन आप सीपीसी में अमेंडमेंट की बात कर रहे हो, लेकिन जो हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अमेंडमेंट किया वो भी तो आपके लिए जरूरी था या नहीं था? तो उसके लिए भी ताली बजा दीजिए आप जोरदार। अब आपने एक विषय और हमारे लिए दिया है, वो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस का। आप चीजें तो अंदर से खोज के लाते हो शायद। ये हमारे ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस इस बार जो अहमदाबाद में हो रही है सर, ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस, और इसमें 10 कंट्री हैं, आपको जानकारी है ही, और 10 कंट्रीज के जस्टिस मिनिस्टर आ रहे हैं। जो फॉरेन सेक्रेटरी आ रहे हैं वो 19-20 मई को हैं अहमदाबाद में, और जो जस्टिस मिनिस्टर आ रहे हैं वो 20-21 मई को हैं अहमदाबाद में। उसमें हमने एक कॉन्फ्रेंस या एक विजिट भी रखी है, लेकिन एक आप चाहो तो आर्बिट्रेशन का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। उसमें सब्जेक्ट है भी फाइनेंस और इकोनॉमी, और इकोनॉमी की साइज हम कैसे बढ़ाएं उसका भी सब्जेक्ट है। तो गिफ्ट सिटी का नाम आपने सुना होगा, चावला जी आपने भी सुना होगा और आपने भी सुना होगा। कर दिया तो वहां हम कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें हम आपको बुला सकते हैं। जो आपने सुझाव दिए हैं उनका जोरदार चिंतन, मनन और मंथन गिफ्ट सिटी में ही करेंगे, अगर आपने ऑफिस वहां खोल दिया तो। ये भी आपने अच्छा सुझाव आपने दिया। मैंडेटरी प्रोविजन के बारे में आपने जिक्र किया, पार्ट टाइम आर्बिट्रेशन, ये सब मैं भी नोट सब किए मैंने, और मेरा साथ में जो स्टाफ आया उसने भी सब चीज़ें नोट की है। शिफ्टिंग ऑफ आर्बिट्रेशन का भी जिक्र किया, लेकिन ये करते करते आप डिविनिटी की ओर भी बढ़ गए। और आर्बिट्रेशन का काम है भी ऐसा ही। जो हमारे पुराने भारतीय पंच परंपरा में जो पंच होता था और जो निर्णय करता था,
वो देवता के समान ही होता था, इतनी इज्जत मिलती थी। तो डिविनिटी की तरफ आप ले गए उसको, वो हमारा कंसेप्ट है, हमारा क्यों न्यूट्रल होता था। पंच परमेश्वर, 5 आदमियों ने निर्णय किया, सबने मान लिया, इसका मतलब वो न्यूट्रल निर्णय करते थे, निष्पक्ष होते थे, और उनका डिसीजन भी बाइंडिंग होता था, क्योंकि उन्होंने पंचों ने निर्णय किया है। ये जो पंच हैं, ये कोई ऐसी डिविनिटी की ताकत लेकर के हमारे बीच में आए थे, इनका कोई फीस नहीं लेना, समय देना और निष्पक्ष निर्णय करना, ये पंच परमेश्वर का काम था, जिसका जिक्र आपने केतन साहब आपने किया। बहुत अच्छी बातें आपने की, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपका। लेकिन मैं सपना जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात की बाई 2028। हम 26 में चल रहे हैं, हम 27 में नहीं बन जाएंगे क्या? हम 4th तो बन ही गए ना भाई, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में तो आ ही गए हैं, 3rd में हमें आना है। इन्होंने कहा है कि 28 में बनेंगे, आप क्या चाहते हो ये बताओ? ये भी चैलेंज है। तो 27 में बनना है, तो जो सुझाव खेतान साहब ने दिया है वो आप भी थोड़ा लिख के अगर हमें दे सकते हैं तो दीजिए। जल्दी इनमें परिवर्तन करके ईज ऑफ डूइंग की और तेजी से हम बढ़ेंगे, क्योंकि मोदी जी का सपना है कि ईज ऑफ डूइंग भी होना चाहिए और ईज ऑफ लिविंग भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।